चलिए कोई तो बताओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो हमने फॉर्मूला देखा था वहां पर क्या था, कोई बताएगा? जो मेरा पहला फॉर्मूला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, वो यही था ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। देखो मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, तो बताते रहना, ठीक है? क्या था, कोई बताएगा मुझे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ही था ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, और अगर मैं डाइल्यूट सोल्यूशन मान के चलूं तो इसको इरेज कर दूं और क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एन। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आया? कोई बोलो तो सही यार, इतनी खामोशी क्यों है? हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही? हेलो, सर आ रही है। ठीक है। श्वेता, यस सर। आप एक काम करिए, और यस रिमेनिंग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आप बताएंगे कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी? यस सर। बताइए बताइए, कोई एक बताइए। सर बॉइलिंग एलिवेशन वाला, ठीक बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन। इशिता आप बताइए। हेलो इशिता। सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ईसा आप। हेलो ईसा, श्वेता, आप लोग प्लीज फोकस करिए यहाँ पे। चलिए मैं कंटिन्यू यस करता हूँ, सर। ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, जहां समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। सो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले ना मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ पॉइंट को फोकस करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो आप लोग बताइए? ऊपर लिख सकता हूं मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरी एक हमारी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कि भाई डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या था, आप बताएंगे आप लोग कि भाई यहाँ पे के बी इंटू एम था कि नहीं था? और एम को क्या लिख सकते हो, एम यहाँ पे मोलालिटी है, तो मोलालिटी को आप लिख सकते हो भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। थर्ड जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, बताएं, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे डेल्टा सर टी भी होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा टी एफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट है वो के एफ इंटू मोलालिटी। सो अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई के बी भी होगा, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखोगे कि लिखोगे भाई के एफ, इरेज करता हूँ मैं इसको, के एफ इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन सॉल्वेंट इन केस। फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर था, और ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैं पाई से रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो पी बी इक्वल्स टू एन आर टी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एम एस टी। और यहाँ पे एम जो है इसको आप क्या फर्दर क्या लिख सकते हो बताओ आप लोग? इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इनटू एस टी। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पूरे जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे आप चेक देखोगे कि भाई मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। आप इसको बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? यहाँ पर जितने भी हमने अब तक सॉल्यूट लिया था, फोर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमने सॉल्यूट लिया था क्या लिया था भाई? कभी हम सुक्रोज ले रहे थे, ठीक है? कभी क्या ले रहे थे, कभी ग्लूकोज ले रहे थे, कभी हमने क्या लिया, यूरिया लिया। ये सभी के सभी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, अगर आप एक काम करो कि एक बीकर लो और इसमें सुक्रोज ऐड करो, चाहे ग्लूकोज आप ऐड करो, चाहे यूरिया ऐड करो, क्या ये ब्रेक होकर के एक से दो आयंस में या दो दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं क्या? नहीं होते।
समझ में आ रही है बात? क्या ये कभी डिवाइड नहीं होते? अगर सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल सोल्यूशन में आपने ऐड किया तो वो एक ही रहने वाला है, ना कि डिसोसिएट होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई यहाँ पर देखिए, हमने क्या रखा कि भाई हमारे पास वाटर सोल्यूशन है और हमने इसमें NaCl ऐड किया। क्या ऐड किया बताइए आप लोग? NaCl। अब बताइए NaCl है क्या? एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जब हमने यहाँ शुगर के केस में, आप आ जाइए, मैं इरेज करता हूँ और दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 1 मोल जो है, हमने क्या रखा? 1 मोल शुगर ऐड किया। जब हम 1 मोल शुगर ऐड करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल शुगर ही रहने वाला है, यानी कि 1 मोल शुगर के पार्टिकल रहने वाले हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है जनरली सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से डील करती है, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज से कि भाई पार्टिकल का नेचर क्या है या पार्टिकल की साइज क्या है। उससे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि भाई कितना नंबर है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है, या जहां तक आप बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। तो सिमिलरली हमने जब क्या किया कि भाई शुगर का 1 मोल यहाँ पर ऐड किया, तो 1 मोल जब आप ऐड करोगे तो शुगर के 1 मोल्स मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स बोलिए, जो आयन बोलिए, चाहे पार्टिकल्स बोलिए, 1 मोल ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब आ जाइए इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप बात करोगे तो हमने क्या किया भाई, देखिए 1 मोल हमने NaCl ऐड किया, तो NaCl की प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या ये सॉल्यूशन में, बताइए आप लोग, Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? आयोनाइज होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितने लोगों को लगता है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयंस में ये डिसोसिएट होगा, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो? बताओ यार, कोई तो बोलो, यस सर। डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। चलिए, सो अब ध्यान से सुनिएगा कि जब हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पे इस वाले केस में, शुगर वाले केस में हम क्या कर रहे थे कि भाई हम कोई भी यहाँ पे 4 कोली, पहला रिलेटिव लोअरिंग या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड कर रहे थे तो भाई वहां पे पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन NaCl में हमने क्या किया भाई, 1 मोल ऐड किया। 1 मोल ऐड किया तो 1 मोल पार्टिकल, इनिशियली 1 मोल पार्टिकल था, लेकिन जैसे आपने ऐड किया तो एक इंडिविजुअल Na प्लस पार्टिकल बन गया और यहाँ पर Cl माइनस पार्टिकल हो गया। अब शुरू में क्या था, 1 मोल था, लेकिन सॉल्यूशन में जब आप बात करोगे तो सॉल्यूशन में क्या यहाँ पर 2 मोल्स पार्टिकल है कि नहीं? बताइए आप लोग। अब बताइए, हमने 1 मोल NaCl डाला तो जब ये ब्रेक होगा तो 1 मोल NaCl के पार्टिकल होगा और दूसरा क्या होगा, 1 मोल क्या हो जाएगा बताइए, 1 मोल Cl Cl नेगेटिव। माइनस आयन पार्टिकल। तो अब ध्यान से सुनो आप कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि वो कौन सा पार्टिकल है, छोटा है कि बड़ा है कि मोटू है कि पतलू है, कैसा है, उससे मतलब उसको नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए कि जब फाइनल सोल्यूशन बना तो सोल्यूशन में कितने मोल पार्टिकल्स हो गए? 2 मोल पार्टिकल हुए कि नहीं हुए? यस सर। बताइए आप लोग। तो अब क्या हम मान के चल रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई हमने नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है चाहे इलेक्ट्रोलाइट है, हमने कितना ऐड किया? 1 मोल ऐड किया। यहाँ पे देखिए हमने NaCl हम मान के चल रहे हैं कि 1 मोल पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, लेकिन फाइनली हमें बाद में ऐसा पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे 1 मोल ना हो कि 2 मोल पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। तो अब एक बात बताइए कि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? यहाँ पे देखिए सारी जगह मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने शुरू में माना कि भाई 1 मोल NaCl डाला, बाद में डिसोसिएट होकर के वो 2 मोल हो गया। तो क्या यहाँ पर ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये डबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए आप लोग। ये भी 2 टाइम होनी चाहिए, ये भी 2 टाइम होनी चाहिए, ये भी 2 टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा था कि हम 1 मोल मान के कैलकुलेट कर रहे थे, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी
तो उसको सॉल्यूशन लाने के लिए इसका जो एक सॉल्यूशन था, वॉन्ट हाफ साहब ने इसकी एक थियरी डेराइव की कि भाई अब हमें क्या करना है कि हमें एक आई टर्म इंट्रोड्यूस करना है। इसके लिए समझ में आ रही है बात? आई का मतलब क्या होता है? वॉन्ट हाफ फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे? वॉन्ट हाफ फैक्टर। ठीक है कि भाई जो सॉल्यूट हमने ऐड किया वो पहले 1 मोल था, ब्रेक होके क्या हो गया 2 मोल हो गया। तो उसके लिए हमने कि भाई अब उसको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हमने वॉन्ट हाफ साहब ने एक रूल दिया जिसको हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब ये है कि भाई हमने क्या रखा कि शुरू में कि एक बीकर था, ठीक है, और इस बीकर में एक और सॉल्यूशन मान लीजिए, और यहाँ पर हमने ए बी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। क्या किया? ए बी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। तो ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? ए प्लस और बी माइनस में क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। हमने 1 मोल ऐड किया था, लेकिन अब मेरा सॉल्यूट पार्टिकल कितना हो गया है? 2 मोल। 1 मोल ए प्लस का और 1 मोल बी माइनस का। तो अब मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सडनली बदल जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब एक काम करिए कि मेरा 2 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आ रहा था, हमने 1 मोल मान के किया, 2 एटीएम आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल कितने हो गए? 2 मोल्स। अब ये कितना आना चाहिए बताइए? 4 मोल। इतना क्लियर हुआ क्या? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो चलिए अब पहले आते हैं कि भाई वॉन्ट हाफ फैक्टर होता क्या है। ठीक है। सो यहाँ पे एक आध चीज आप लोग देख लीजिए कि द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो एक होता है कि भाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और एक होता है एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमने क्या किया कि हमने बीकर लिया और हमने इसी में एक कंपोनेंट ए बी ऐड किया। ए बी का हमने मान लिया कि भाई 1 मोल ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? 1 मोल ऐड कर रहे हैं। और बाद में हमें ये नहीं पता है कि वो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो रहा है। इतना याद रखिएगा कि हमें ये नहीं पता कि वो सॉल्यूशन में जाके क्या हो रहा है, बताइए आप लोग? डिसोसिएट। Dissociate. तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई 1 मोल ए बी अंदर है, हमें यही पता रहेगा ना कि भाई 1 मोल ए बी है। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि 1 मोल लेके ही हम कोई भी वैल्यू, कोई भी जो हमने जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे ऊपर, हम वही कैलकुलेट करेंगे 1 मोल के हिसाब से। तो उसको जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उस केस में क्या बोलोगे भाई कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, कि भाई हमने कितना लिया था। लेकिन अब सच्चाई कुछ और है। रियलिटी क्या है भाई कि ये जो ए बी था वो इलेक्ट्रोलाइट था। अब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? ए प्लस और दूसरा क्या हो गया? बी माइनस। यानी कि ए 1 मोल ए प्लस का आया और दूसरा क्या आया भाई बताइए आप लोग? 1 मोल बी माइनस आया। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब क्या होगा कि जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए थी 1 मोल के हिसाब से, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए। तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरी ज्यादा आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिएगा कि जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं कि भाई हमने कैलकुलेट किया 1 मोल मान के। लेकिन अब हम इसी का मान लीजिए कि वेपर प्रेशर, अच्छा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पे क्या आएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब पार्टिकल्स डबल होंगे। तो जो हम, हेलो प्लीज आप देखिए ना, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो आ गया म्यूट। ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्या? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब, वेट अ मिनट सॉरी, एबनॉर्मल का कहने का मतलब क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे कि भाई इसी में हम किसी इंस्ट्रूमेंट से इसका वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट अगर मेजर करोगे तो वो ज्यादा आएगा, क्योंकि रियलिटी जो है ना वो 2 मोल प्रेजेंट है।
ठीक है। तो वहां से जो आपकी जो प्रॉपर्टीज निकल के आएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो भी हो, वो क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर आयोनाइजेशन और आफ्टर एसोसिएशन, कि यहाँ पर क्या था, अब ध्यान से सुनिए, ए बी जो था वो क्या हो रहा था, सिर्फ डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन एसोसिएट भी तो हो सकता है। एसोसिएट का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर हमारे पास पूरा सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया कि भाई ए एन मोल जो है ना, ए आपने ऐड किया और ये एसोसिएट होके क्या कर दिया कि भाई ए एन बनाया, क्या बनाया, ए एन, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एन। तो आपने एन मोल किया, लेकिन यहाँ पर 1 मोल जो है ए एन फॉर्म कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो क्या एसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे कि नहीं होंगे, बताइए आप लोग। हेलो, यस सर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो क्या हो जाएगी, मेरी बदल जाएगी। सो बेसिकली अब आते हैं आगे, थोड़ी बहुत आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वन टॉप साहब ने क्या बोला कि भाई साहब इसके लिए ना हम वन टॉप फैक्टर डिफाइन करेंगे, और इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो जनरली आप क्या बोल सकते हो कि भाई वन टॉप फैक्टर का मतलब क्या था, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं सीपी लिख सकता हूं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल सीपी, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, और स्लैश करके आप लिख दीजिए एसोसिएशन, ठीक है। और यहां पर क्या बोल सकते हो भाई कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालनी है तो आप क्या बोलोगे भाई कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आफ्टर डिसोसिएशन के, भाई डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स हुए, और अपॉन से किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है। इसका कहने का मतलब है वो आप लोग समझिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि आई की वैल्यू को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, NaCl था, और NaCl जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पर 1 है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि अल्फा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि भाई वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर अगर 80% डिसोसिएट हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0.8 हो गई। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अगर 0.7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो रहा है, 70% डिसोसिएट हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि भाई अल्फा की वैल्यू 1 है, यानी कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर 100% डिसोसिएट होगा तो एक बात बताइए कि यहाँ पर Na प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा, आयोनाइज हो रहा है या डिसोसिएट बोलिए। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई शुरू में इनिशियली, अगर मैं टाइम इनिशियली की बात करता हूँ, इनिशियल पर अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 1 मोल है, तो ये क्या हुआ, 0, और ये 0 है। फिर मैंने बोला कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर मैं मान लिया कि 1 मोल में से अल्फा मोल जो है ये क्या हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो कि हाँ अल्फा, अगर ये अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। हेलो, यस सर। यहाँ पे देखिए 1 मोल था और यहाँ पर ये अल्फा मोल, हमने मान लिया कि भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की 1। वैल्यू जो है मेरी वो 1 है, यानी कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि भाई अल्फा अगर डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे, तो अल्फा Na प्लस अल्फा मोल तो यहाँ पे जनरेट भी होगा Na प्लस, और यहाँ पर भी अल्फा मोल क्या होगा, Cl माइनस भी क्या होगा, वो जनरेट होगा। सो अगर मैं बात करूं कि भाई अगर टोटल पार्टिकल की बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, तो क्या हो जाएगा बताइए। 2।
नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। एक तो ये अल्फा, एक ये अल्फा, और इसमें से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा था, हमने मान लिया कि अल्फा हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि हमने बोल रखा है कि भाई अल्फा की वैल्यू 1 है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक तो अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करिए, 100% का मतलब क्या हुआ, 1, ठीक है। सो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। यानी कि अब एक बात बताइए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 हुए कि नहीं हुए। Yes, sir. तो Yes, डिसोसिएट sir. होने के बाद ये हमारे पास कितना मोल था, 1 मोल था, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद अल्फा की वैल्यू 1 और ये 1 रखोगे तो टोटल जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 2 हो जाएंगे, यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 2 मोल जनरेट हुआ। लेकिन अब हमने ध्यान से देखिए, आई की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आई के लिए क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, आई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो क्या बोलेंगे भाई, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स जो है आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 2, और बिफोर यानी कि बिफोर डिसोसिएशन 1 ही था, ठीक है। तो 1 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। और यहाँ पे आप देख ही रहो कि आई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि एक Na प्लस और यहाँ पर एक Cl माइनस, 2 पार्टिकल जनरेट हो रहा है, जबकि हम एक पार्टिकल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे सॉल्यूशन में। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाइए, एक आध और स्लाइड देखते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया CaCl2, CaCl2 लोगे तो क्या होगा भाई, ये डिसोसिएट होगा तो Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में आ रहा है। अब बताइए यहाँ पे I की वैल्यू निकालोगे तो इनिशियली हमने एक पार्टिकल लिया तो 0 0, फिर हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर जो है एक पार्टिकल लिया और यहाँ पे अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अल्फा, तो यहाँ पे 2 अल्फा जनरेट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. 2 अल्फा जनरेट होगा। अब मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की जब आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। और यहाँ पे हमने मान रखा है कि चलिए भाई ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 100% बोल सकते हो, चाहे अल्फा इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा 1 माइनस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू सॉरी प्लस होगा, अल्फा की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 3। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर सॉरी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3 आया हुआ है, तो आई की वैल्यू आपको निकालोगे तो क्या होगा भाई, 3/1, कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हो रहे हैं, एक पार्टिकल ये और 2 पार्टिकल ये, टोटल पार्टिकल 3/1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो वांट ऑफ फैक्टर अगर आप बात करोगे CaCl2 के लिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली आप लोग एक काम करिए कि यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, AlCl3 सॉरी AlCl3 अगर ये मान लेते हैं कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी। तो ये क्या हो रहा है कि Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, ये डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। जस्ट 1 में 30 सेकेंड आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 4. ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए ना, कुछ करना ही नहीं है भाई, कि डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हुए, यहाँ पर कुछ नहीं। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि भाई एक Al3 प्लस और यहाँ पे 3Cl माइनस है, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए भाई, बताइए 4। और इनिशियली हमने कितना लिया था, तो एक ही AlCl3 का पार्टिकल था, तो 1 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे आ गया 4, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर AlCl3 के लिए कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे, 4। इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir.
चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से एक देता हूँ, आप लोग बताते रहिए। अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर HCl है और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियसली डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने 1 मान लिया है। तो अब आप लोग बताओगे कि ये कितना होगा डिसोसिएट होके, इसकी जो I की वैल्यू होगी वो क्या होगी? I की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? सर 2। या 2 होगा। कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए आप लोग, कि भाई एक तो H प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। बिफोर यानी कि ध्यान से सुनिए कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल जनरेट हुए, एक H प्लस और दूसरा Cl, तो 2। और बिफोर डिसोसिएशन यानी कि डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है, तो एक ही तो HCl का मॉलिक्यूल्स है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि I की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एक चीज और, एक और एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पर देखिए K4FeCN6। यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लेते हैं कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 4K प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा FeCN6 4 माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई I की वैल्यू बताइए, तो आप लोगों को करना क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल और बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पर कितना है बताइए, क्या होगा इसकी I की वैल्यू, कोई बताएगा? हेलो, 5। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल्स तो ये हो गया, और यहाँ पर 4 का मतलब कि भाई 4, समझ में आ रही है बात, 4K प्लस पार्टिकल है और एक FeCN6 4 माइनस पार्टिकल है। तो टोटल आफ्टर डिसोसिएशन, देखिए अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 मान लूं, तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा B4। तो B4 में क्या है, एक ही पार्टिकल है, आफ्टर में 5 है, तो अब यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 1, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 5, ठीक है। अब एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं कि I की वैल्यू, I की जो वैल्यू है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ जब आप डिसोसिएशन की बात करोगे, तो क्या I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी कि नहीं होगी? यस सर। इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो है I की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि I की वैल्यू जो होगी डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्रोडक्ट साइड जो है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज ग्रेटर देन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। कि भाई डिसॉल्व होने के बाद क्या हो रहा है कि उधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये ग्रेटर देन 1 होगा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। in case of association, ठीक है। इन केस ऑफ एसोसिएशन में जब आप देखोगे तो I की वैल्यू जो होगी ना, वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, क्या होगी, लेस देन 1। चलिए इसके लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल देख लेता हूँ। यहाँ पर एसोसिएशन के केस में बेंजोइक एसिड जो है डाइमर फॉर्म करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है और इसमें बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है मेरा, और इसमें हमने एसिटिक एसिड मिक्स किया, क्या किया, एसिटिक एसिड इसमें ऐड किया। और 1 मोल, अगर मान लीजिए कि 1 मोल एसिटिक एसिड क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। एसोसिएट का मतलब क्या कि 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डाइमेराइज हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो था देखिए CH3COOH, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बना रहा है, इसका स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, CO और इधर हो गया O, इधर हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया
यहाँ पर O और यहाँ पे H, यहाँ पर O और यहाँ पे CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एसोसिएट होके, बताइए यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, क्या ये एसोसिएट यानी कि कंबाइन होके क्या 1 मॉलिक्यूल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बताएंगे आप लोग? सही लिखा है मैंने? हेलो, Yes, sir. तो अब एक बात बताइए कि शुरू में क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर घट करके कितना हो गया 1। तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएगी? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जितना ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर हमने शुरू में कितना मोल लिया भाई, 2 मोल लिया, 2. और ये क्या हो गया, जुड़ जाड़ के रिश्तेदारी दिखा के भाई साहब ये क्या हो गए, 1 मोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि जब हमने शुरू में एक मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड या 1 मोल डाला, तो वो डालने के बाद क्या वो हाफ मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, बताओ sir. आप लोग। Yes, sir. जुड़ेगा तो हाफ मोल हो जाएगा। तो अब लेकिन हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, 1 मोल मान के ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता है कि ये अंदर जाके एसोसिएट हो रहा है। तो जब हम अगर मान लीजिए कि हम 1 मोल मान के कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें वेपर प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें वो गलत मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो गए हैं, तो उसी के हिसाब से ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज मुझे मिलेगी। सो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई इसके लिए अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे भाई, कि आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बताइए, बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल। इतना सही लिखा? एक बात बताइए, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था, 1, और बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आया? सही लिखा है क्या? चेक करिए आप लोग। देखिए बिफोर Yes, sir. डिसोसिएशन नंबर ऑफ Yes, पार्टिकल्स sir. कितना है, 2, और आफ्टर डिसोसिएशन अब ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल्स हो गया ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1। तो देखिए आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे 1 हो गया, और बिफोर डिसोसिएशन सॉरी एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2। एक बात बताइए, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कितना आ रही है, 1/2 आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि भाई आई की वैल्यू जो है 1/2 है, इसका कहने का मतलब कि इन केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? चलिए एक और केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि बेंजीन सॉल्यूशन में ही हमने क्या रखा, फिनॉल ऐड किया। क्या ऐड किया? C6H5OH फिनॉल ऐड किया, और फिनॉल भी क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी, या 100% आप बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे फिनॉल के केस में कि भाई यहाँ पर जो फिनॉल था, अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा जैसे एसिटिक एसिड का बनाया था, अब मैं सीधा ऐसे ऐड कर देता हूँ कि भाई ये हमारा फिनॉल है, यहाँ पर ये OH है, 2 मोल फिनॉल है, और किसमें है ये, बेंजीन सॉल्वेंट में। बेंजीन सॉल्वेंट में अल्फा की वैल्यू एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है अल्फा इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 100% एसोसिएट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है भाई कि ये जो है ना, ऐसे लिखूंगा तो आप लोग समझ लेना कि भाई ये क्या हो रहा है, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू निकालूंगा तो आप क्या बताओगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। शुरू में पहले कितना मोल था, ये 2 मोल, और अब जुड़ के क्या हो गया है, 1 मोल। तो बताइए हमने क्या बोला था, आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ, आफ्टर एसोसिएशन 1, और बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, यहाँ पर देखिए 2। तो आई की वैल्यू कितना आ गई, 1/2। 1/2 क्या है भाई, ऑलवेज लेस देन 1। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
तो यानी कि याद रखिएगा कि वन हाफ फैक्टर जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो तब ग्रेटर देन 1 होगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तभी जब डिसोसिएट होंगे, और कम कब होगा जब मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कंबाइन करेंगे, एसोसिएट होंगे। ठीक है, इतना अगर क्लियर हुआ हो, आगे थोड़ा बहुत थियोरेटिकल अप्रोच आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करोगे। एक जनरल फॉर्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक बार मैं इसको देख लेता हूँ इधर, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। हाँ, सो चलिए अब मैं मान लेता हूँ आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर ही देते हैं। बस याद रखिएगा आई वैल्यू निकालना कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। मान लेता हूँ कि भाई मेरे पास ए बी है, जो कि वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस में। अगर ये ए प्लस बी माइनस में डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ आप देखोगे, मान लिया कि भाई ये इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर ये क्या है, 1 मोल है, तो ये मेरा क्या होगा, 0 होगा। हमने t इक्वल टू मान लिया कि t इक्विलिब्रियम टाइम पर ये क्या हो रहा है, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, तो क्या अल्फा मोल a प्लस भी बनेगा और अल्फा मोल b माइनस भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए आप लोग। यस सर। अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो क्या कर सकता हूं भाई, कि ऐसा तो है नहीं कि ये ए बी पूरा डिसोसिएट हो गया है, पूरा डिसोसिएट हुआ नहीं है, अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो टोटल मोल निकालूंगा, तो सॉरी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालूंगा तो कितना आएगा बताइए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मैं निकालू, यहाँ आई की वैल्यू ऐसे नहीं करते, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालूंगा तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा, एक तो कुछ बच गया होगा जो डिसोसिएट नहीं हुआ है ए बी के फॉर्म में, वो भी पार्टिकल होगा, प्लस ए प्लस जो है वो अल्फा डिसोसिएट हुआ है, और बी माइनस भी अल्फा, तो यहाँ से देखोगे अल्फा से अल्फा कट गया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, 1 प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। अब बताइए ये मेरा जो था वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू निकालूंगा तो इनिशियली कितना है, वो 1 है, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इतना है। तो अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 1 प्लस सॉरी क्या होगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। ऊपर देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और बिफोर डिसोसिएशन मेरा क्या था, 1 ही था, तो कितना आएगा आई की वैल्यू बताइए, 1 प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अगर मैं अल्फा की वैल्यू मान लेता हूँ कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो वैसे भी आ जाएगा, कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू अगर 100% रखते हैं, अल्फा की वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए तो 1 प्लस 1, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि बेसिकली यहाँ पर 1 और 2 मोल्स आ ही रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे कि AB2 टाइप का कंपाउंड है, और AB2 टाइप का कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, A2 प्लस होगा, और यहाँ पर 2B माइनस होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। अब मान लेते हैं कि T इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल पर T इक्वल टू 0 पर ये मान लेता हूँ कि 1 मोल था, तो ये 0 था, और यहाँ पे T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर जब आप देखोगे तो अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है एक मोल में से, तो ये अल्फा होगा, तो यहाँ पर भी अल्फा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आई की वैल्यू निकालना है तो टोटल मोल निकाल लीजिए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालोगे तो तीनों को जोड़ दो तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा, और टोटल कितना शुरू में था, बिफोर डिसोसिएशन तो 1 था, तो 1 से आप डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1 को छोड़ दीजिए, तो आई की वैल्यू अगर AB2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पे मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, वो मेरा अल्फा है। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए कि अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 3, यहाँ पे देख लीजिए एक A2 प्लस है, और यहाँ पे 2 पार्टिकल्स B माइनस, टोटल आई की वैल्यू कितना आ गई, 3। अब जनरल टर्म की बात कर लेते हैं कि भाई आई की वैल्यू, मैं याद तो नहीं कराना चाहता पर फिर भी यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई आई की अगर एक कोई इक्वेशन है Na है, सॉरी Na नहीं है, An है, और ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बना रहा है, Na। ठीक है,
एक एन मॉलिक्यूल्स है जो कि डिसोसिएट होकर के कितना बना रहा है, ए एन बना रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई टी इक्वल टू 0 पर ये कितना है, 1 है और ये 0 है। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पर जब आप देखोगे तो 1 में से 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे एन अल्फा जनरेट होगा कि नहीं होगा, यस सर। बताइए आप, एन अल्फा। और अब मैं बात करता हूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करता हूं, किसका, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूंगा तो यहाँ से कुछ अनडिसोसिएटेड पार्टिकल रह जाएगा 1 माइनस अल्फा, उसको भी ले लीजिए, प्लस यहाँ पे कितना बन रहा है, एन अल्फा। इतना क्लियर हुआ भाई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतना हो गया। अब मैं बोलता हूं क्योंकि अब डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतना है और आई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 है। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखाइए, ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो देखिएगा, आई माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसको अगर रीअरेंज करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि n माइनस 1 अल्फा लिख सकता हूं क्या इस वाले टर्म को, बताइए आप लोग। यस सर। ठीक है, सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जब मेरा कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तब अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, अगर आई की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू और आराम से निकल जाएगा, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो एन की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, तो आई की वैल्यू कोई दो गिवन होगा तो एक आसानी से निकल जाएगा। ठीक ना, सो चलिए अब बात कर लेते हैं एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन का कहने का क्या मतलब है वो ध्यान से सुनिएगा, कि मान लेता हूं कि भाई यहाँ पर जो है एन ए मॉलिक्यूल्स है और जो कि एसोसिएट हो रहा है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मैं मान लेता हूँ कि टी इक्वल टू 0 पर ये 1 मोल है तो ये 0 होगा, और टी इक्वल टू, यहाँ पर टी इक्विलिब्रियम टाइम ले लिया, मानता हूँ कि अल्फा मोल क्या हो रहा है, ये एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा बाई एन हो जाएगा, कितना होगा, अल्फा बाई एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन निकालूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, तो कितना आएगा बताइए, जोड़ दीजिए यहाँ पे ये वाला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। ठीक है, अब आई की वैल्यू अगर निकालना है तो भाई क्या होगा कि आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और यहाँ पर जो बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 1 मोल लिया था, तो यानी कि यहाँ पर ये 1। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आएगा, वो देखिएगा कि भाई इसको उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा बाई एन। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 बाई एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, आई माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, ये कौन सा होगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन।
केस ऑफ, इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. यस सर। अगर अल्फा मान लीजिए कि एसोसिएट हो रहा है कोई मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में अल्फा जो एसोसिएशन होगा वो ये आएगा। अब एक चीज और क्लियर करिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेन जो है ना, पूरी थ्योरी का मेन कंक्लूजन निकल के आएगा, तो इसको फोकस करिएगा कि हमने क्या किया भाई, कि सेम हमने सब कुछ ऐसे रखा और एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया ए, चलिए मान लेता हूं कि NaCl, ठीक है। NaCl हमने ऐड किया और हमें पता है कि भाई हम 1 मोल NaCl ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 मोल NaCl ऐड कर रहे हैं। और जब 1 मोल NaCl ऐड करेंगे तो सिमिलरली हम जब ऐड कर रहे हैं मेजर करके, तो हमें पता है कि भाई सोल्यूशन में 1 ही मोल पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन हमें बाद में हमें पता नहीं है कि भाई ये जाके अंदर जाके कांड कर दिया और क्या हो गया, ये 2 मोल पार्टिकल हो गया। और अब हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेटेड क्या बोल सकते हैं उसको, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड सीपी की बात करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कैलकुलेटेड सीपी यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे तो यही पता है ना कि भाई 1 मोल है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये निकल के आएगी। लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर मैं किसी से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किसी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करूंगा, तो वो जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, इसका 2 गुना होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा यहाँ पर ऑब्जर्व, क्योंकि मशीन तो वही ऑब्जर्व करेगी ना जो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसको बोलेंगे भाई ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी। अब जो सीपी जो है ना वो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर डबल हो जा रहे हैं। इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। ऐसा अब एक बात बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? आई की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, आई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2/1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 गुना हो गई, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 गुने हो गए, तो इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, आप जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने शुरू में पढ़ा था, अब उसको करेक्ट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, अब एक मैं टर्म्स डिफाइन करने वाला हूं, आई इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भाई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताइए आप लोग? यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए, सो अब सिमिलरली इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि भाई ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा टी यानी कि ऑब्जर्व्ड, ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। दूसरा क्या लिख सकते हो भाई कि डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना आपका ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेटेड, ठीक है। एक और अगर आप मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट का भी लिख सकते हो, तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा आपका ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आपको रियली में अगर क्या करना है कि, और ये देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर रियली में निकालना है तो आपको उससे क्या करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वरना आप जो कैलकुलेटेड निकाल के वैल्यू ला रहे हो ना, जो वैल्यू आ रहा है वो गलत आ रहा है, वो ठीक वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम 1 मोल मान के चल रहे हैं और सच्चाई क्या है, 2 मोल की है, तो आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बोलूं कि भाई जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, अगर उसको आपको लिखना है, सही तरीके से लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो वो मैं बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए, हाँ गया,
जैसे कि देखिए, अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रियलिटी में कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर जो है पी नॉट माइनस पी ए, सॉरी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इनटू, आप क्या लिख रहे थे भाई कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू आई। ठीक है, एक तो ये। दूसरा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना था, तो अगर आप मान लीजिए कि डेल्टा टीबी की जब आप बात करोगे तो आप क्या लिखते हो भाई कि के बी इनटू मोलालिटी, और आई से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर बढ़ेंगे तो मेरी क्या हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमें आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सिमिलरली अगर मान लीजिए कि थर्ड में बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, तो डेल्टा टी एफ की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, के एफ इंटू हमारा क्या होता है मोलालिटी इंटू आई, आपको वन हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तब आपको रियल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो क्या था, पाई इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पे क्या था, सी एस टी था, और इसमें भी अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करिए चाहे एम, मान लीजिए कि एम है मोलारिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो एम एस टी इंटू आई करोगे तो वो उसका रियल क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल के आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? yes sir, yes अगर sir, मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेम है, बस वांट ऑफ फैक्टर से आपको क्या कर देना है, हर जगह मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स अगर देखते हैं, पॉसिबली अगर हम कर सकते हैं तो करते हैं, और एक बार और कोई चीज देख लेता हूँ, अगर कोई चीज छूट तो नहीं रही। आज और कल में इसका ठीक ठाक क्लास खत्म हो जाएगा, कल ये टॉपिक खत्म तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग देखिए और बताइए कि भाई ये जो है 0.002 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है बताइए, 90% दिया हुआ है, percent, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर ये 90% डिसोसिएट हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल्स टू सी और एस टी इंटू आई। आई की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? हेलो, आई की वैल्यू कितना आएगी, कोई बताएगा? NaCl है तो so 1.9, नहीं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो NaCl है, क्या ये NaCl, अब बताइए अगर NaCl जो है ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट होगा तो किस में जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। शुरू में 1 मोल था, मान लिया कि ये कितने में हो रहा है, 1 मोल ये 1 मोल ये, डिसोसिएट हो रहा है 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे भाई 2/1, तो आई की वैल्यू यही होगा ना। Yes, sir. ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 1.9 होगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि भाई एट 25 डिग्री सेल्सियस हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होने वाला है, तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ हमने क्या किया कि आई की वैल्यू आपको निकालना तो खैर पड़ेगा ही,
ठीक है। सो हमने देखा था शुरू में, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि अल्फा, ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो क्या, ये आई की वैल्यू, हाँ अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन एन माइनस वन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आई की वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% नहीं है, 90% है। ठीक है। सो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू क्या था, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस, वही था ना फॉर्मूला। Yes, सो sir. अगर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अल्फा की वैल्यू 0.9 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस वन और एन की वैल्यू 2 माइनस वन। सो यहाँ पर आएगा ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगा आई की वैल्यू 1.9। सॉरी आप सही थी, मैं एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, मैं एन की वैल्यू बोल रहा था वहां पर। ठीक है, एन की वैल्यू 2 होगा, लेकिन आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा इस वाले फॉर्मूले से 1.9। अब और कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर पाई की वैल्यू, आई की वैल्यू 1.9 आ गई है। सी कितना होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो गिवन है 0.002 इंटू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.082 इंटू टेम्परेचर, यहाँ पर आप केल्विन में लोगे तो ये कितना हो जाएगा 273, यानी कि 300 केल्विन समथिंग आएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू जो थी वो आपको निकल के आई है 1.9। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है ये, जीरो पॉइंट 094 बार। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, नहीं नहीं बी नहीं, 0.094 बार, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका। कितने लोगों का है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया था? गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना है, आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, आप देख लेना एक बार इसे। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये वाले क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट माइनस, ध्यान से सुनिएगा, माइनस 0.68 डिग्री सेल्सियस if Kf for the H2O is इतना 1.86, degree of the dissociation of KCl is, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, बताइए। अगर मान लीजिए कि आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या था, आई माइनस वन। ठीक है, क्योंकि ये डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा के लिए क्या था, आई माइनस वन और एन माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो यहाँ से KCl के लिए एक चीज आप देखिए, KCl के लिए K प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी, सिमिलरली Yes, sir. n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, और आपको करना क्या पड़ेगा भाई यहाँ पर कि आई की वैल्यू अगर किसी तरह से निकाल लो आप, तो आप क्या कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, सो आई की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तब अल्फा निकल सकता है, क्योंकि एन तो यहाँ से आ जाएगा। तो आई के लिए आपको क्या करना होगा वो देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई, यहाँ पर मैं बोलूंगा के एफ इंटू एम, इतना क्लियर हुआ। यहाँ से क्या आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम, आई निकल के आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से बताइए आप लोग। Yes, sir. तो चलिए इसको कैलकुलेट करिए, डेल्टा टी एफ कितना आएगा, सॉरी डेल्टा टी एफ नहीं, यहाँ से आई की वैल्यू। सो डेल्टा टी एफ जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है
माइनस 0.68 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और के एफ की भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.86 और एम तो दिया हुआ है 0.2। इसको कैलकुलेट करिए और बताइए आप लोग। ये हो जाएगा 0.68 और यहाँ पे हो जाएगा 1.86 इंटू मोलालिटी 0.2 मोलर। कैलकुलेट करोगे तो जो आई की वैल्यू आएगी कितना आएगी, बताइए बताइए आप लोग। 1 कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है आई की वैल्यू, कैलकुलेट करो आप लोग। सर 1.44। चेक करिए एक बार और, चेक करिए आप। सर 1.83। गुड, कितना आ रहा है ये 1.83। आई की वैल्यू अगर मान लीजिए 1.83 आ गया है, कुछ करना नहीं था, सिर्फ आई आपको कैलकुलेट करना था। आई आ गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आई की वैल्यू। एन की वैल्यू पता है, अल्फा निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा। सो अल्फा आप देखोगे कितना आ जाएगा, बताइए। 1.83 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपके सामने है। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है ये। तो ये हो जाएगा 0.83/1 और यहाँ से आप क्या करोगे भाई, ये इसका मतलब है 83%। कितना ये, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी वाला। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। सो बेसिकली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगली क्लास में ये पूरा इसके बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे और थोड़ा बहुत थियरी में और रिवाइज। और कितने लोग हैं अभी, 13 लोग हैं ना। 12। रियली सॉरी कि मैं थोड़ा ना 2 दिन से मुझे बुखार है और अभी भी मुझे बुखार है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उतना एफिशिएंट क्लास हो नहीं पा रही है जैसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ, सो इसके लिए सॉरी, पर मैं एक और क्लास लेके इसको ठीक कर दूंगा। मैं अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे तो काम हो जाएगा। सो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। अगली क्लास में और भी न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे। यस सर। Yes, ठीक sir. है ठीक है। अब और सॉरी पिछली 2 क्लास, क्या आज का भी क्लास उतना एफिशिएंट हुआ नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। It's okay, sir. एक्चुअली हुआ क्या यार, मैं जिम ज्वाइन किया और 2 दिन मैं जिम गया और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया और फिर मुझे फीवर वगैरह हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, बाय। Bye, थैंक यू sir. सर। बाय Thank you, सर। sir. वेलकम।